स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। वेल्डर थ्योरी में आज हम लोग निमी एमसीक्यू का पार्ट 15 करेंगे। इसके पहले 14 पार्ट्स तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वेल्डर थ्योरी की, वहाँ से आप जाके उन पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा, जिसमें एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, जिससे आप लोग अच्छे से उसे समझ पाएँ और साथ ही साथ अपना आईटीआई एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँ। तो आईटीआई ऑनलाइन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही साथ अगर आप सीआईटीएस या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वेल्डर थ्योरी का, तो भी आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सभी आपके सिलेबस के ही क्वेश्चंस हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह के अपडेट व इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पढ़ाई की वीडियोज हमेशा मिलती रहें। डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। और ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेक स्टडी आईटीआई उसका नाम भी है। तो यहाँ पे 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग पार्ट 15 में। एंड जैसा सभी पार्ट में रहता है, इसमें भी लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए है, जो कि हम प्रीवियस पार्ट से रखते हैं एज अ बोनस क्वेश्चन। उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना होता है। जिनका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड उसका कमेंट जरूर कीजिएगा सही आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 है, व्हाट द मेन पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग स्टील। स्टील की नॉर्मलाइजिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। टू कंट्रोल हार्डनेस यानी कठोरता को नियंत्रित करने के लिए हम करते हैं। टू प्रिवेंट क्रैकिंग, क्रैकिंग को रोकने के लिए करते हैं। टू मेक वेल्डिंग ऑपरेशन ईजियर, वेल्डिंग संचालन को आसान बनाने के लिए करते हैं। या टू प्रोड्यूस फाइन ग्रेन ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, एक समान संरचना के फाइन ग्रेन का उत्पादन या प्रोडक्शन करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर यही हो जाता है। हम क्या करते हैं कि यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, एक फाइन ग्रेन एंड यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बने, उसके लिए यहाँ पे हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करते हैं स्टील के ऊपर। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, व्हिच इज ट्रीटमेंट प्रोसेस इफ मटेरियल इज सॉफ्टेंड एंड सुटेबल फॉर मशीनिंग। कौन सा ऊष्मा उपचार प्रक्रिया करेंगे अगर पदार्थ को नरम करने और उसे मशीनिंग के लिए उपयुक्त बनाने में। मतलब आपको पदार्थ को सॉफ्ट करना है, साथ में उसे मशीनिंग के लिए सुटेबल बनाना, उस पर कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन जो है आसानी से किया जा सके। तो हम कैसा ऊष्मा उपचार करेंगे उस पर? अनीलिंग करेंगे, टेम्परिंग करेंगे, नॉर्मलाइजिंग करेंगे या केस हार्डनिंग करेंगे। तो उस केस में हम करते हैं अनीलिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अनीलिंग। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वेयर द स्टील इज रीहीटेड टू अ सुटेबल टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल पॉइंट टू इम्प्रूव द टफनेस एंड डक्टिलिटी। ऊष्मा उपचार की उस प्रक्रिया का नाम क्या है जहां स्टील की टफनेस और डक्टिलिटी में सुधार करने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे एक उपयुक्त तापमान पर उसे गर्म किया जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? एनीलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग या नॉर्मलाइजिंग। तो इसे हम लोग कहते हैं टेम्परिंग। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, टेम्परिंग आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 104 नंबर, व्हिच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज वेरी सिमिलर टू एनीलिंग बट द जॉब आर अलाउड टू कूल इन एयर। देखिए इसमें कह रहा है कि एनीलिंग जो है उसके तरह ही कोई एक ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है, लेकिन उसमें जो जॉब है उसे हम गर्म करने के बाद कहाँ ठंडा करते हैं? हवा में ठंडा करने की अनुमति होती, खुले एयर, ओपन एयर में आप उसे ठंडा कर सकते हैं। उसे क्या कहेंगे? हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग या केस हार्डनिंग। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मलाइजिंग। क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं? जॉब जो है उसे गर्म करने के बाद खुली हवा ओपन एयर में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज यूज्ड फॉर वेसल्स, टैंक एंड पाइप कंटेनिंग प्रेशर। किस प्रकार के टेस्ट का उपयोग जहाज़ों, टैंकों और पाइप जो होते हैं उनके दाब के लिए किया जाता है? विजुअल इंस्पेक्शन, लीक और प्रेशर टेस्ट, स्टेथोस्कोपिक टेस्ट या मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। ध्यान दीजिए, जो भी वेसल्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, पाइप होते हैं, उनकी जब वेल्डिंग होती है तो वहाँ पे जो प्रेशर में लिक्विड कोई जाना है तो लीक टेस्ट वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे जॉइंट का लीक टेस्ट किया जाता है, प्रेशर या लीक टेस्ट बोलते हैं उसे। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर और लीक टेस्ट या लीक या प्रेशर टेस्ट। 106 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द एनडीटी मेथड यूज टू डिटेक्ट सरफेस एंड सब सरफेस डिफेक्ट्स ऑन फेरस मेटल्स यूजिंग आयरन पाउडर। एनडीटी विधि यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव विधि, ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं ना, जिसमें हम जो जॉब है आपका उसे ब्रेक नहीं करते, तोड़ते नहीं हैं, उसका तब भी टेस्टिंग कर लेते हैं, जिसका उपयोग फेरस मेटल पर सतह और उपसतह दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है। साथ में क्या यूज़ करते हैं? आयरन पाउडर, जो कि हिंदी में लिखा नहीं है, आयरन पाउडर का प्रयोग करके। एक्सरे टेस्ट,
गामा रे टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट या स्टेथोस्कोपिक टेस्ट। तो आयरन पाउडर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसे ही मैग्नेटिक पार्टिकल भी कहते हैं, तो उसके हम कहते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, या इसी को बोला जाता है कई बार MPT साल्ट में। कुछ इस तरह से किया जाता है। ये आपका एक इक्विपमेंट होता है जिसमें एक स्विच लगी होती है, उसको आप जैसे प्रेस करते हैं तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है। यहाँ पे आयरन पाउडर पहले से बिछा होता है वेल्डिंग बीड के पास, और फिर इससे हम टेस्टिंग करते हैं। जहाँ पे वो इकट्ठा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वेल्डिंग दोष का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ये भी देखिए NDT है। इज डन यूजिंग कलर डाई एंड फ्लोरेसेंट लिक्विड टू फाइंड माइन्यूट क्रैक्स। देखिए माइन्यूट क्रैक को खोजने के लिए रंगीन डाई और फ्लोरेसेंट तरल का उपयोग करके कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किया जाता है? तो इसी को हम लोग डाई पेनिट्रेशन टेस्ट या लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इस तरह से 3 लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें एक होता है आपका क्लीनर, देन होता है डेवलपर, और थर्ड होता है आपका पेनिट्रेंट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या होता है, वहाँ पे मिल जाता है माइन्यूट जो क्रैक होते हैं ना, ये पेनिट्रेंट वहाँ पे पेनिट्रेट होता है डेवलपर के साथ, और दिख जाता है आपको कहाँ कहाँ पे क्रैक्स हैं। उससे फिर आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं या आपको दोषों का पता चल सकता है वेल्डिंग में। अगला क्वेश्चन 108 नंबर, व्हाट द टेस्ट सेटअप फॉर वेल्ड स्पेसिमेन। वेल्ड स्पेसिमेन के लिए कौन सा टेस्ट यहाँ पे दिखाया गया है? आप एक टेस्ट देख रहे होंगे ना, यहाँ पे ये किया जा रहा है, तो ये कौन सा टेस्ट दिखाया गया एक्चुअल में? तो ये आपका जो टेस्ट यहाँ पे दिखाया गया, इसको हम लोग बोलते हैं गाइडेड बेंड टेस्ट। क्या बोलते हैं? गाइडेड बेंड टेस्ट। जो फ्री बेंड टेस्ट होता है उसमें कोई गाइड नहीं प्रोवाइड किया जाता, यहाँ पे ये गाइडेड बेंड टेस्ट है आपका। क्या है? एक गाइड के थ्रू, एक गाइड प्रोवाइड किया जाएगा, उसके थ्रू यहाँ पे बेंडिंग की गई और टेस्ट किया गया कि आपका जो वेल्ड स्पेसिमेन है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, क्या हो, सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच वेल्डिंग प्रोसेस इज डन बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड मेटल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटल ऑक्साइड और मेटल के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कौन सी वेल्डिंग अपनाई जाती है? तो रासायनिक प्रक्रिया वाला वेल्डिंग एक ही होती है, आप सबको पता है, थर्मिट वेल्डिंग जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मिट वेल्डिंग। इसमें क्या होता है आपका कि आयरन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है, जिसे हम लोहे का ऑक्साइड कहते हैं, प्लस यहाँ पे एल्यूमिनियम का पाउडर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एल्यूमिनियम का पाउडर यूज़ करते हैं, और इसका रेशियो होता है 1:3। इसी के प्रोसेस से वेल्डिंग किया जाता है, और यहाँ पे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें खूब सारी हीट प्रोड्यूस होती है और आपकी वेल्डिंग हो जाती है। जनरली रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं उनकी वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? थर्मिट वेल्डिंग का, ठीक है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो गया? थर्मिट वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर द थर्मिट मोल्ड टू कूल आफ्टर वेल्डिंग बाय थर्मिट प्रोसेस। देखिए थर्मिट प्रक्रिया द्वारा वेल्डिंग के बाद थर्मिट मोल्ड को ठंडा होने में कितना समय लगता है? जैसे आप नॉर्मल वेल्डिंग करते हैं, बाहर आप वेल्डिंग कर रहे हैं, फिर वो ठंडा हो गया, बट थर्मिट के केस में क्या होता है, आपको एक मोल्ड बनाना होता है, फिर जिसमें आप आयरन पाउडर और आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर को आप फिल करते हैं, फिर एक इग्नाइटर के थ्रू वहाँ जला के हीट दे के फिर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराते हैं, फिर वेल्डिंग प्रोसेस होता है। तो जो मोल्ड होता है ना, उसे ठंडा होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर आप उसे ओपन करते हैं, तब आपकी वेल्डिंग कंप्लीट होती है। तो कितने घंटे लगते हैं वही पूछ रहा है यहाँ पे, 7 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स या 12 आवर्स। तो टोटल वहाँ पे लगभग 12 घंटे लगते हैं मोल्ड को ठंडा होने में। ये आपका एक थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया, या आपका मोल्ड बनाया गया, इसी को ठंडा होने की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द रीजन दैट ऑब्स्ट्रक्टेड जॉइंट कैन नॉट बी वेल्डेड बाय इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस। यहाँ ये कह रहा है ऑब्स्ट्रक्टेड जॉइंट, क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा बाधित जॉइंट। बाधित जॉइंट मतलब होता है ऐसा कोई जॉइंट जो, जैसा मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए, एक जॉइंट होता है आपका ये कि आपको यहाँ पे वेल्डिंग करनी है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा मटेरियल है, कुछ इस तरह से है, ठीक है, और आपको वेल्डिंग यहाँ पे कहीं करनी हो, ठीक, तो आप ऊपर से यहाँ वेल्डिंग नहीं कर सकते इस तरह से, मतलब, ठीक। तो उसके लिए आपको यहाँ पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग से हम उसे क्यों नहीं कर सकते। 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम ट्रैवल इन कर्व लाइन। इलेक्ट्रॉन बीम जो है कर्व लाइन में चलती है, गलत आंसर है। इलेक्ट्रॉन बीम ट्रैवल इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं चलती इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम ट्रैवल ओनली इन स्ट्रेट लाइन, तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम हमेशा सीधी रेखा में चलती है, इसलिए हम किसी ऑब्स्ट्रक्टेड जॉइंट का, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड जो जॉइंट होगा उस पर हम वेल्ड नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम आई सीधी सीधी आई, तो आप यहाँ पे वेल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसी की तरह अगर ये कुछ और बना हो जॉइंट जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो, वहाँ इलेक्ट्रॉन बीम फिर सीधी रेखा में नहीं पहुँच पाएगी, तो वेल्डिंग फिर नहीं हो पाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 112 नंबर,
हाउ मच गैस फ्लो रेट इज रिक्वायर्ड टू वेल्ड अ बट जॉइंट विद 0.8 mm डाया MS फिलर रॉड ऑफ वायर फीड रेट 3 to 4 मीटर पर मिनट एट 18 to 20 वोल्ट्स। वायर फीड दर 3 से 4 मीटर प्रति मिनट दी गई है, 18 से 20 वोल्टेज है, 0.8 mm डायमीटर है फिलर रॉड का। तो एक बट जॉइंट वेल्ड करने के लिए जो गैस प्रवाह दर है, ध्यान दीजिए गैस प्रवाह दर से यहाँ मतलब है, एक्चुअल में बात हो रही है यहाँ पे मिग वेल्डिंग की। ठीक है, किसकी बात हो रही है? मिग वेल्डिंग की बात अगर यहाँ पे हो रही है तो उस केस में जो सील्डिंग गैस होगी उसके प्रवाह की दर आपसे पूछा जा रहा है। तो उस केस में आपकी प्रवाह दर होगी 10 से 12 लीटर, सॉरी 8 से 10 लीटर पर मिनट। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, 8 से 10 लीटर पर मिनट इसका आपका यहाँ पे प्रवाह दर जरूरत पड़ेगी, किसकी? सील्डिंग गैस की। नेक्स्ट है क्वेश्चन 113 नंबर यहाँ पे, व्हाट शुड बी द इनिशियल एंगल ऑफ टू प्लेट्स इन अ टी जॉइंट इफ द फाइनल एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेल्डिंग। देखिए जब आप टी जॉइंट बनाते हैं, मान लीजिए इस तरह से आपकी एक प्लेट है, इस पर आपको इस तरह का टी जॉइंट अगर बनाना है तो ये क्या रहता है? आपका एंगल 90 डिग्री रहता है। तो वही पूछ रहा है कि इनिशियल एंगल हम क्या रखेंगे दो प्लेट के बीच में अगर हम टी जॉइंट बना रहे हैं और हमको फाइनल एंगल कितना चाहिए? 90 डिग्री चाहिए। तो इनिशियल एंगल ना हमें क्या करना होता है? थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है। थोड़ा सा आप क्या करेंगे? हल्का ज़्यादा रखेंगे, बाद में आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। तो वो हम रखते हैं यहाँ पे 93 डिग्री। कितना रखेंगे? 93 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ डिपोजिशन इफिशियंसी इन FCAW प्रोसेस। FCAW मतलब होता है फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग। अब इसमें बोल रहा है फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग में जो आपका डिपोजिशन इफिशियंसी होता है, डिपोजिशन मतलब होता है जिस रेट से आपका जो फिलर रॉड है या जो भी हो जो डिपोजिट हो रहा है वेल्ड बीट के ऊपर, वेल्ड के ऊपर, ठीक है, जो वेल्ड जॉइंट है उसके ऊपर, तो वही पूछ रहा है कि जो डिपोजिशन इफिशियंसी है वो कितने % होती है। FCAW यानी फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग में, इसके बारे में डिटेल में प्रीवियस पार्ट्स में चर्चा भी हुई है। तो वो होता है आपका 80 to 86%। कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 80 to 86%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, विच गैस मिक्सचर इज लाइकली टू रिड्यूस द स्पैटर लॉस इन FCAW। FCAW मतलब फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग में स्पैटर के नुकसान को कम करने के लिए कौन सी गैस या मिश्रण उसका प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। आर्गन एंड CO2 मिक्स करते हैं हम, आर्गन एंड हीलियम मिक्स करते हैं, CO2 एंड हीलियम, या ओनली CO2 गैस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है आर्गन के साथ हम यहाँ पे CO2 गैस मिक्स करते हैं स्पैटर को कम करने के लिए, छिड़काव को कम करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 116 नंबर, व्हिच मेटल इज वेल्डेड विद सेल्फ सील्डेड टाइप FCAW। किस धातु को सेल्फ सील्डेड प्रकार FCAW के साथ वेल्ड किया जाता है? सेल्फ सील्डेड मतलब वो खुद से सील्डिंग आपकी वहाँ पे हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? कौन सी धातु का हम वेल्डिंग करते हैं? लो एलॉय स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, कार्बन स्टील का, या डिफरेंट मेटल एंड डिफरेंट पोजीशन। तो यहाँ ध्यान दीजिए राइट आंसर आपका कार्बन स्टील का। ठीक है, FCAW में हम कार्बन स्टील का जब वेल्डिंग करते हैं तो वो सेल्फ सील्डेड प्रकार की होती है, वहाँ कोई गैस हमें नहीं यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि वो कार्बन जो है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के खुद भी सील्डिंग वहाँ पे प्रोवाइड करती है। अगला क्वेश्चन 117 नंबर, व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड सील्डिंग गैस गिव एक्सीलेंट क्लीनिंग एक्शन इन GMAW वेल्डिंग प्रोसेस। GMAW क्या होता है आपका? गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसे हम मिग वेल्डिंग भी कहते हैं। तो कह रहा है मिग वेल्डिंग प्रक्रिया में धातु और सील्डिंग गैस का कौन सा संयोजन उत्कृष्ट सफाई क्रिया मतलब अच्छी आपका यहाँ पे क्लीनिंग एक्शन देगा, साफ सुथरा वेल्डिंग आपकी बनेगी? कॉपर आर्गन, एल्यूमिनियम हीलियम, मैग्नीशियम आर्गन, या स्टेनलेस स्टील आर्गन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे मैग्नीशियम आर्गन। ठीक है, ये है आपका मैग्नीशियम धातु की अगर आप आर्गन गैस के साथ वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी सफाई वेल्डिंग में मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन 118 नंबर है यहाँ पे, व्हाट इज बेसिक सेफ्टी इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर द वेल्डिंग एरिया। वेल्डिंग क्षेत्र के लिए बुनियादी सुरक्षा पर्यावरणीय स्थिति क्या है? तो यहाँ पे डस्ट फ्री होना चाहिए आपका क्षेत्र, क्लीन होना चाहिए, नो कंजेशन, कोई वहाँ जमाव नहीं होना चाहिए, या वेल वेंटिलेटेड। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे वेल वेंटिलेटेड मतलब अच्छी तरह हवादार वातावरण होना चाहिए वेल्डिंग क्षेत्र का, जहाँ भी आप वहाँ पे अगर अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहते हैं उस केस में। 119 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द ट्रबल शूटिंग टू वायर रैपिंग ऑन ड्राइव रोल्स ऑफ वायर फीडर इन GMAW। देखिए गैस मेटल आर्क वेल्डिंग यानी मिग वेल्डिंग जो होती है उसमें आपका जो वायर होता है एक वायर फीड रोलर पे लिपटा रहता है, जिससे आपका सेमी ऑटोमेटिक तरीका से मतलब एक ऑटोमेटिक तरीके से फीड होता रहता है, और कुछ प्रोसेस जैसे आप जो टॉर्च रहती है वो आपकी मैनुअली चलती है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोमेटिक कहते हैं।
क्योंकि वायर ऑटोमेटिकली फीड हो रहा है, टॉर्च आपकी जो मूव कर रही है आपके हाथ से मूव कर रही है, तो क्या हुआ है, सेमी ऑटोमेटिक हुआ। तो बोल रहा है कि जो वायर है ना, अगर ये ड्राइव रोल जो है उस पर क्या हो रहा है, रैप कर जा रहा है बार बार, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे कैसे ट्रबल शूट करेंगे, कैसे सही करेंगे। 4 ऑप्शंस हैं। एडजस्ट ड्राइव रोल प्रेशर, जो ड्राइव रोल है उसका प्रेशर हम एडजस्ट करेंगे। रिप्लेस ड्राइव रोल एंड गाइड्स, ड्राइव रोल व गाइड को बदल देंगे। चेक ड्राइव रोल अलाइन प्रॉपरली, जो ड्राइव रोल है ना उसका चेक करेंगे कि अलाइनमेंट सही है या नहीं। डी है रिप्लेस द ड्राइव मोटर, जो ड्राइव मोटर है उसको बदल देंगे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे चेक ड्राइव रोल अलाइनमेंट प्रॉपरली, उसके अलाइनमेंट को पहले हम सही से चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर यहाँ पे, विच इज़ द रेमेडी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेल्ड मेटल ड्यू टू एक्सेस ऑफ हीट इनपुट दैट मूव्स द बेस मेटल चेंजेस द एंगल। यहाँ कह रहा है बेस मेटल को स्थानांतरित करने वाले हीट इनपुट की अधिकता के कारण वेल्ड मेटल के संकुचन का कौन सा उपाय है जिससे उसका जो एंगल है ना वो बदल जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है कि ऐसी कौन सी रेमेडी है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेल्ड मेटल, जो वेल्ड मेटल आपका सिकुड़ जाता है ना, सिकुड़न जिसे आप संकुचन कहते हैं ज़्यादा हीट होने पे, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है उसकी रेमेडी क्या है। 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। सपोर्ट ऑन सॉलिड सरफेस विद 2 हैंड। अगला है चेक गैस फ्लो रेट एंड लीकेज ऑफ गैस, गैस प्रवाह दर और गैस के रिसाव की जांच कर लें। अगला यूज़ क्लीन एंड ड्राई वेल्ड वायर, साफ और सूखा वेल्ड तार प्रयोग करें। नेक्स्ट है वेल्ड स्मॉल सेगमेंट एंड अलाउ कूलिंग। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। जब भी आपको लंबी दूरी तक का वेल्ड मान लीजिए करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, छोटे छोटे सेगमेंट में बांट के वेल्डिंग करेंगे। इससे क्या होगा, लगातार आप इसको हीट इनपुट ज़्यादा नहीं देंगे, और लगातार ज़्यादा हीट इनपुट नहीं मिलेगा तो जो उसमें सिकुड़न हो रही वेल्डिंग में उसका एंगल जो चेंज हो जाता, कुछ इस तरह से हो गई, पता लगा आपकी प्लेट वेल्डिंग करते टाइम वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो आपको छोटे छोटे सेगमेंट में वेल्डिंग करना है और उसे कूलिंग के लिए अलाउ कर देना, थोड़ी देर ठंडा होने देना है। फिर जब वो ठंडा हो जाए तो फिर आपको वेल्डिंग करना है। अगला 121 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑपरेशन टू क्लीन द सिलेंडर वॉल बिफोर फिक्सिंग द रेगुलेटर टू द आर्गन सिलेंडर। आर्गन सिलेंडर के लिए रेगुलेटर को ठीक करने से पहले सिलेंडर वॉल को साफ करने के लिए ऑपरेशन क्या है। तो आर्गन सिलेंडर के रेगुलेटर को अगर ठीक करना है तो किसी भी सिलेंडर वॉल को साफ करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्रैकिंग। क्या कहते हैं, क्रैकिंग। उसमें क्या करते हैं, कोई भी आपका रेगुलेटर या होस लगाने से पहले हम जस्ट उसके जो स्पेंडल की है उससे उसको ओपन करते हैं, और ओपन करके एक बार फुल ओपन थोड़ा सा किया 2 थ्रेड, फिर उसको क्लोज कर देते हैं। तो गैस तेज़ी से प्रेशर से बाहर निकलती है, जो भी उस रास्ते में कुछ डस्ट पार्टिकल या कुछ रहता है वो क्लीन हो जाता है। तो उसी प्रक्रिया को यहाँ पे क्रैकिंग कहा जाता है, उसी को साफ करने की प्रक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 122 नंबर, व्हाट डिफेक्ट विल ऑकर इन द वेल्ड मेटल इफ द आर्क वोल्टेज एंड ट्रैवल स्पीड इज लो इन मिग या मैग वेल्डिंग। मिग मतलब मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, उसी में जब कोई एक्टिव गैस यूज़ करते हैं इनर्ट गैस की जगह तो उसे कहते हैं मैग यानी मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। तो यहाँ कह रहा है मिग या मैग वेल्डिंग में आर्क वोल्टेज और ट्रैवल स्पीड कम होने पे वेल्ड धातु में क्या दोष आएगा। मतलब वोल्टेज भी कम है और आपकी जो ट्रैवल स्पीड है वो भी कम है, तो उस केस में क्या दोष आएगा, ब्लो होल्स बनेंगे, अंडरकट का दोष आएगा, वायर स्ट्रक हो जाएगा, या वेल्ड ओवरलैप का दोष आएगा। तो यहाँ पे वेल्ड ओवरलैपिंग का दोष आता है। वेल्ड ओवरलैपिंग का दोष क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये बट जॉइंट है आपका, ठीक है, इसकी आपने वेल्डिंग किया, ये आपकी वेल्डिंग बीड इतनी बननी चाहिए, ठीक है, इस जॉइंट पे आपकी इसे वेल्डिंग बीड बन गई। ओवरलैप के केस में क्या होगा, फैल के थोड़ी सी यहाँ तक हो गई, पता लगा बीड आपकी, इसी को कहते हैं वेल्ड ओवरलैप, ठीक। तो जब आपका स्पीड कम रहेगा और वोल्टेज लो रहेगा उस केस में वेल्ड ओवरलैप का दोष आ सकता है। क्या होता है इसमें, बिना फ्यूज हुए मटेरियल आपस में फ्यूज नहीं होंगे, बस पिघल के क्या होगा, जो मेटल है धातु है उसके ऊपर जाके वो फैल जाता है। तो आपको लगेगा बीट चौड़ी है लेकिन एक्चुअल में वेल्डिंग बीट चौड़ी नहीं रहेगी उतनी वो। 123 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट इन मिग मैग वेल्डिंग फॉर अ शॉर्ट स्टिक आउट डिस्टेंस। एक छोटी छड़ी की बाहरी दूरी के लिए मिग मैग वेल्डिंग में क्या प्रभाव होता है। पोरसिटी इन वेल्डमेंट, वेल्ड में पोरसिटी हो जाती है, आर्क ब्लो का दोष आ जाता है, लेस स्पैटर डिपॉजिट इन नोजल में कम स्पैटर जमा होते हैं, या मोर स्पैटर डिपॉजिट इन नोजल, नोजल में ज़्यादा स्पैटर जमा हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर शॉर्ट स्टिक यहाँ पे आप यूज़ करते हैं उस केस में आपको ज़्यादा स्पैटर जो है नोजल में जमा हो जाएंगे। 124 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द वेल्ड डिफेक्ट इफ वायर फीड स्पीड टू हाई। यदि वायर स्पीड, जो वायर फीड की स्पीड हो बहुत ज़्यादा होगी मिग वेल्डिंग में, तो वेल्डिंग में क्या दोष उत्पन्न होगा। तो वायर फीड बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पोरसिटी यानी सरंध्रता आएगी, ये तो नहीं आ सकती। स्पैटर्स यानी ज़्यादा स्पैटर यानी छिड़काव होगा वेल्डिंग का, इधर उधर छोटे छोटे टुकड़े बैठ जाएंगे।
इनकम्प्लीट फ्यूजन यानी फ्यूजन पूरा नहीं होगा सही से। लैक ऑफ पेनिट्रेशन की कमी रह जाएगी। तो अगर वायर फीड स्पीड बहुत ज़्यादा है तो स्पैटरिंग का दोष आता है। स्पैटर्स बनते हैं आपके वेल्डिंग में, जो आपकी वेल्ड बीड होगी ना उसके चारों तरफ इस तरह से ऐसे छिड़काव आपको दिखेगा। 125 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉज्ड इफ द गैस फ्लोइंग रेट इज अनइवन। गैस प्रवाह दर अगर असमान है तो वेल्डिंग में किस प्रकार का दोष होगा। गैस प्रवाह क्या है, जो आप सील्डिंग गैस दे रहे हैं क्या है, वो असमान है, कभी ज़्यादा हो रहा है फ्लो रेट, कभी कम हो रहा है, फ्लक्चुएट होगा अगर, तो क्या होगा, पोरसिटी आएगी यानी सरंध्रता, डिस्टॉर्शन आएगा, अंडरकट आएगा या इनकम्प्लीट फ्यूजन होगा। उस केस में आपको पोरसिटी का दोष देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे प्रवाह दर असमान होगा तो कई बार होगा कुछ गैस या एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं वेल्डिंग में ट्रैप कर जाएंगी, और फिर वो जब वेल्डिंग ठंडी होगी उस केस में वो निकलना चाहेंगी तो वहाँ पे आपका पोरसिटी का दोष देखने को मिलेगा। तो ये 125 क्वेश्चन थे, शानदार क्वेश्चंस थे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी थे आपके एग्जामिनेशन के लिए, एंड उम्मीद करते हैं आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन का आंसर करने की। क्वेश्चन है, हाउ द फिलर वायर इज फेड इन द GMAW वेल्डिंग प्रोसेस। फिलर वायर को गैस मेटल आर्क वेल्डिंग यानी मिग वेल्डिंग प्रक्रिया में कैसे फीड किया जाता है, मैनुअली, नो फीडिंग, ऑटोमेटिकली या सेमी ऑटोमेटिक तरीके से। तो जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आपने जरूर किया होगा, नहीं किया तो कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को भी दबाइएगा। एंड ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।